गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की चौथी कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इसमें पिछली कक्षा में हमने जो है समुदाय के बारे में चर्चा किया था। मैंने आपको समुदाय के बारे में बताया। आज जो है दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है समाज, उसे हम चर्चा करेंगे। बिना समाज को समझे हम जो है समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा है समाज। देखिए, हम साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों के समूह को जो है समाज मान लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज, महिला समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज आदि। जबकि समाजशास्त्र में उसे हम समाज नहीं कहते, वो व्यक्तियों का एक समूह मात्र है, या एक समाज कह सकते हैं हम उसको, है ना। वो समाज नहीं है, वो एक समाज का उदाहरण है। यहाँ पे समाज किसे कहा जाता है समाजशास्त्री भाषा में? व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यहाँ पे जो व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था बनी हुई है, उसे ही हम समाज कहेंगे। इस संबंध में मैकाइवर पेज का कथन है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ताना बाना है। ये एक फेमस कोटेशन है मैकाइवर पेज का। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ताना बाना है। अब सवाल ये उठता है कि जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, तो सामाजिक संबंध क्या है? मैंने आपको पहली कक्षा में भी इस चीज को बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि सामाजिक संबंध किसे कहेंगे? तो सामाजिक संबंध उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और उनके बीच अंतःक्रिया हो परस्पर जागरूकता के साथ, तो उसे ही वैसा जो संबंध बनेगा उसे ही हम सामाजिक संबंध कहेंगे। जैसे कि अकेले व्यक्ति तो संबंध नहीं बना सकता, अकेले व्यक्ति बड़बड़ाते रहेगा, बोलते रहेगा, तो संबंध बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, बात करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। उनके बीच अंतःक्रिया होना चाहिए, इंटरेक्शन। अंतःक्रिया मतलब कि इंटरेक्शन, मतलब कि जो हम बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम किसी बात को किसी को बोलते हैं, उसका अर्थ लगा करके जब वो उसका प्रत्युत्तर देता है, तो उसे ही अंतःक्रिया कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब एक साइड से कोई व्यक्ति साइलेंट है तो उसे अंतःक्रिया नहीं कहेंगे। तो अंतःक्रिया के लिए फिर आवश्यक क्या चीज है? जागरूकता होना, पारस्परिक जागरूकता का होना। मतलब कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, आप उससे जाके बात करोगे तो वो अंतःक्रिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसका प्रत्युत्तर दे ही नहीं रहा है, उस चीज को समझ ही नहीं रहा है। एक पागल व्यक्ति से आप जाकर रोज बात करते हो तो वो भी अंतःक्रिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि पारस्परिक जागरूकता ही नहीं है वहां पे। वो आपकी बातों को समझ ही नहीं रहा है और समझेगा नहीं तो उसका प्रत्युत्तर नहीं देगा, तो वो भी अंतःक्रिया नहीं होगा, तो वो सामाजिक संबंध बन नहीं पाएगा। तो सामाजिक संबंध के लिए आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, उनके बीच अंतःक्रिया हो, और ऐसा अंतःक्रिया हो पारस्परिक जागरूकता के साथ अंतःक्रिया हो, तो उसे ही हम सामाजिक संबंध कहेंगे। तो सामाजिक संबंध जो है दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सहयोग भी एक सामाजिक संबंध ही है, और संघर्ष जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, वो भी सामाजिक संबंध ही है। तो इन्हीं सब सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है उसे हम समाज कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो समाजशास्त्र की समाज की सबसे पहली प्रमुख विशेषता है कि समाज जो है अमूर्त व्यवस्था है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि समुदाय मूर्त है, समुदाय को हम देख सकते हैं लेकिन समाज को हम नहीं देख सकते। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, क्योंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों से बनता है, और संबंधों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, संबंधों की हम माप नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है? समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। जब समाज एक अमूर्त व्यवस्था है तो समाज शास्त्र भी एक अमूर्त विज्ञान है ना। सोशियोलॉजी इज ए एब्स्ट्रैक्ट साइंस। उसके बाद जो है पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है समाज में। बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूं कि सामाजिक संबंध भी जो है वो पारस्परिक जागरूकता से बनता है, और समाज भी जो है पारस्परिक जागरूकता समाज में पाई जाती है। मतलब कि यहाँ जो व्यक्ति हैं उनके बीच आपस में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर उनके बीच जो है सामाजिक संबंध बनते हैं। उसके बाद है समाज जो है परिवर्तनशील अवधारणा है। मतलब समाज जो है परिवर्तनशील अवधारणा है। समाज में हमेशा से परिवर्तन होते रहता है। पहले आदिम साम्यवादी युग था, फिर दास प्रथा आई, फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। तो ऐसे जो है समाज में समय के साथ जो है परिवर्तन होते रहता है। आने वाला समय में और समाज किसी दिशा में परिवर्तित होगा। तो समाज हमेशा परिवर्तनशील व्यवस्था है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, समाज सरल व्यवस्था नहीं है। समाज में विभिन्न टाइप के संबंध पाए जाते हैं, कई टाइप के संबंध पाए जाते हैं,
है ना, कई प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है, समिति, संस्था, धर्म, प्रथा, तो ये इन सब से मिलकर के जो है समाज बनता है। इसलिए समाज एक जटिल व्यवस्था है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सोसाइटी कोई सिंपल व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो है समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों पाया जाता है ना। समाज में जो है कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहीं सहयोग हो रहा है, तो इन्हीं सब चीजों से जो है समाज बनता है। समाज में दोनों पाया जाता है, संघर्ष और सहयोग दोनों पाया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग ज्यादा पाया जाता है। भाई अगर 20% लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो 80% लोग जो है सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग करके ही आपस में काम को कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं या समाज की व्यवस्था है जो सहयोग से ही संपन्न होती है ना। अगर संघर्ष ज्यादा मात्रा में हो गया तो समाज जो है अव्यवस्थित हो जाएगा, समाज बिखर जाएगा, सब फिर लड़ाई ही झगड़ा में व्यस्त हो जाएंगे, तो समाज जो है व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगा। तो समाज में संघर्ष पाया जाता है जरूर, लेकिन वो सहयोग के नीचे रहता है ना। सहयोग प्राथमिक है और संघर्ष जो है वो द्वितीयक है। जब संघर्ष है तो संघर्ष दो टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष संघर्ष भी होता है। डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सहयोग भी दोनों टाइप का होता है, डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन भी होता है ना। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब कि जैसे कि कोई टीम मेंबर है क्रिकेट टीम का, तो वो आपस में सहयोग करते हैं, 11 प्लेयर जो है आपस में सहयोग करके खेल खेलते हैं, है ना। तो वो जो कोऑपरेशन होगा वो डायरेक्ट है, क्योंकि आप जो है एक दूसरे को डायरेक्ट रूप से जानते हो और आपका उद्देश्य क्या है, क्रिकेट जो मैच है उसको जीतना। लेकिन इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कैसे होगा, जैसे कोई मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, जैसे होंडा कंपनी है, तो होंडा कंपनी का जो पेट्रोल टंकी का पार्ट जो है कहीं और से आ रहा है ना, उसका जो टायर है और रिंग जो है वो कहीं और से आ रहा है, उसका इंजन कहीं से और से बन के आ रहा है, सीट जो है कहीं से और से बन के आ रहा है, हैंडल कहीं से और से बन के आ रहा है, और फिर एक जगह आके क्या है वो असेंबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो टंकी बनाने वाले लोग कर्मचारी हैं या सीट कवर बनाने वाले या इंजन बनाने वाले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन उनका क्या है, एक उद्देश्य है मोटरसाइकिल का निर्माण करना, है ना। तो वहां भी सहयोग हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप से सहयोग हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हो रहा है ना। तो ये समझ गए। उसके बाद संघर्ष भी दो टाइप का होता है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कहीं आपस में लड़ रहे हैं लोग, कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो इस टाइप का भी संघर्ष होता है। अब समाज में जो है समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। आप जानते हैं कि भाई व्यक्तियों का समाज में अलग अलग रुचि रहता है, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो उस हिसाब से लोगों को पद मिलता है। कुछ लोग जो है ऊंचे पद में चले जाते हैं और कुछ जो है निम्न पद में रह जाते हैं। तो ये असमानता समाज में पाई जाती है, लेकिन समानता भी पाई जाती है। ऊंचे पद में ही रहने वाले बहुत सारे लोगों के बीच जो है समानता पाई जाती है, नीचे पद वालों के बीच भी बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। और समाज में जो है समानता जो है ज्यादा पाई जाती है, असमानता कम पाई जाती है। भाई समाज में अधिकांश लोगों का जो उद्देश्य है या समाज में जो व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो उद्देश्य है वो लगभग समान ही है ना। तो समाज में जो है समानता ज्यादा पाई जाती है, असमानता कम पाई जाती है। मतलब कि समानता प्राथमिक है और असमानता द्वितीयक है। अगर समाज में असमानता ज्यादा फैल गई तो समाज जो है अव्यवस्थित हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे संघर्ष में जैसे बिखर जाएगा समाज, वैसी असमानता अगर ज्यादा फैल गई तो समाज जो है बिखर जाएगा। तो समानता ज्यादा पाई जाती है और असमानता कम पाई जाती है समाज में। उसके बाद देखते हैं समाज जो है अन्योन्याश्रितता पर आधारित होती है। अन्योन्याश्रितता मतलब कि इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कि समाज में लोग जो है आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, है ना। एक दूसरे पर आश्रित हुए बिना उनका काम नहीं चल सकता है ना। प्रोफेसर जो है डॉक्टर पर निर्भर है, डॉक्टर जो है कोई जूता बनाने वाले पर निर्भर है, जूता बनाने वाला भी डॉक्टर पर निर्भर है और प्रोफेसर पर भी निर्भर है। बच्चा जो है 18 साल की उम्र तक माँ बाप पर निर्भर है ना। पति पत्नी भी आपस पर निर्भर है। तो ऐसे जितने भी समाज में व्यवस्था है वो सब एक दूसरे पर निर्भर है ना, आश्रित है। तो समाज जो है अन्योन्याश्रितता इंटरडिपेंडेंसी पर निर्भर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समाज का कोई अपना नाम नहीं होता। मैंने जैसे समुदाय में बताया था कि समुदाय का क्या है, अपना एक निश्चित नाम होगा, लेकिन समाज का कोई अपना नाम नहीं होता, है ना। अगर कोई नाम देते हैं तो वो समाज नहीं है, वो एक समाज का उदाहरण है या व्यक्तियों का समूह है।
समाज का कोई अपना नाम नहीं होता, और ना ही समाज का कोई अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। मतलब कि जहां जीवन है, जहां तक जीवन है वहां तक समाज है। मतलब समाज का जो है एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं है जैसे समुदाय का होता है। तो समाज का कोई अपना फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता और ना ही निश्चित नाम होता है। उसके बाद देखते हैं समाज जो है मनुष्यों तक सीमित नहीं है। मधुमक्खियों का भी एक समाज पाया जाता है, उनमें भी एक व्यवस्था पाई जाती है संबंधों की। हाथियों का, चींटियों का, नर वानरों का, इनका भी समाज पाया जाता है। लेकिन हम समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का अध्ययन करते हैं, किसी अन्य समाज का अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये भी लेकिन एक समाज की जब विशेषता बताने को कहा जाए तो कहा जा सकता है कि समाज जो है मनुष्य तक सीमित नहीं है। उसके बाद जो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं बता चुका हूं, जैसे आपने देखा होगा ना, मकड़ी के जाल को देखा होगा, मकड़ी का जैसे जाल होता है ऐसे, है ना, तो ऐसी जो है हमारा जो समाज है मकड़ी की जाल की तरफ फैला हुआ है। यहाँ पे विभिन्न टाइप के जो संबंध है हमारे बीच स्थापित होते हैं, और इन्हीं संबंधों के जाल को जो है हम समाज कहते हैं। तो ये हो गया समाज। समाज के बारे में मैं पूरा विस्तार से आपको बताया कि समाज क्या है, हम साधारण भाषा में समाज को क्या समझते हैं, और समाजशास्त्री भाषा में समाज क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समिति और संस्था के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।